हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों और आपकी पढ़ाई भी जो है एनएससी की, अगर जिन लोगों ने एनएससी की तैयारी कर रहे हैं उनने पढ़ाई अपनी चालू कर दी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनल सीट कॉरपोरेशन और जो भी हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए जो ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज हमारी चलती है उसके लिए अगला जो सेशन है आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हम एमसीक्यू के साथ साथ में कंसेप्ट को भी समझने वाले हैं। एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ में कंसेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एमसीक्यू जो है एनएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 499 रुपये के अंदर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसके आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मार्च 251 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है समझना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ पैडी, शुगरकेन, रेटून, मूंग। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ये पूछे भी गए एग्जाम में पिछले ईयर्स के अंदर। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ पैडी, शुगरकेन, है ना, रेटून और मूंग। देखो इसका फॉर्मूला कैसा होता है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही इजी। क्या है, ऊपर आता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉप्स, ऊपर आता है नंबर ऑफ क्रॉप्स, कितनी फसल बोई गई है ना, नंबर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। नीचे आता है ईयर ऑफ ड्यूरेशन, कितने साल गए पूरा प्रोग्राम रोटेशन, ईयर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, ईयर ऑफ रोटेशन, ये कितने साल का है आपका ईयर ऑफ रोटेशन इनटू 100, ये आता है हमारा। क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ क्रॉप्स को अगर हम काउंट करते हैं, ऊपर आता है फसलों की संख्या, नीचे आता है, ठीक है, कितने वर्ष लगते हैं इस पूरे रोटेशन में। अगर हम इसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ फसल देखो हमारी कितनी है, 4, 1 2, रेटून भी करना ही 3 और ये 4, ठीक है ना, 4 नंबर ऑफ फसल तो आ गई 4। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कि हम, है ना, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कितने वर्ष लग रहे हैं, कितने वर्ष। देखो पैडी अगर अपन निकालें, अगर मैं आपको निकाल के बताऊं, वैसे 3 साल का प्रोग्राम है, इधर देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। अगर हम पैडी को लगाते हैं, ठीक है ना, पैडी हम कब लगाएंगे, अगर आप देखो पैडी को हम लगाते हैं कब, तो आंसर है जून के अंदर। जून मान के चलते हैं 2023 में लगाया तो ये चलेगा, अक्टूबर में कट गया, 2023 में ही हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें शुगर कैन, अब शुगर कैन लगेगा वही फरवरी के अंदर, 2024 में चला जाएगा और फरवरी 2025 तक ये रहेगा, ओके। इसके बाद देखो रेटून, रेटून रहेगा फिर हमारा फरवरी 2025 से लेकर, ठीक है, फरवरी 2026 तक, ओके, 2026 तक रहेगा। फिर हमारा अगर अपन मूंग की बात करें तो 2026 में ही रहेगा, 2026 के अंदर ही रहेगा हमारा, तो ये हो जाएगा मूंग, है ना, ठीक है, 2026 के अंदर ही। तो फरवरी के बाद मार्च में इसको लगा देते हम, यस, मार्च में 2026 में लगा देंगे और 2000 जो है जून के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी 26 में ही। अब देखो एग्रीकल्चर ईयर होता है 1 जून से लेकर 31 मई तक। निकालें हम कितने साल लग रहे हैं, तो देखो अगर अपन, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स निकालते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर कितने कि देखो 2023 जून से लेकर मई 31 2024 तक 1 साल हो जाएगा। देखो जून 2023 से लेकर मई 2024 तक 1 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 1 वर्ष। एग्रीकल्चर ईयर्स कितना होता है, 1 जून से लेकर 31 मई तक होता है, कृषि वर्ष जो होता है। फिर होगा हमारा, ठीक है ना, जून, ठीक है, 2024 से लेकर फिर वही मई 2025 तक 1 वर्ष हो गया। फिर हमारा होगा, ठीक है ना, जून 2025 से लेकर मई 2026 तक, ओके। तो कितने साल लग रहे हैं, 3 साल। देखो 2026 तक हमारे कितने आ रहे हैं, 3 वर्ष। तो फसलों की संख्या कितनी है, 4। तो ये इसलिए कंसेप्ट समझाया मैंने कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, उनको ये कैलकुलेशन करना नहीं आता कि कैसे हम ईयर को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ईयर निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम ईयर निकालते हैं इनटू 100। अब देखो कितना आएगा भाई, 4 से इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 133 आएगा, 133%। तो यहाँ पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी, 133। तो इस कंसेप्ट को याद रखना कैसे निकालते हैं। ऊपर आता है वही गई फसलों की संख्या, ठीक है, और नीचे होता है कितने ईयर्स आपने लिए। तो ईयर्स इस प्रकार से हम निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रोइंग 2 और मोर जनरली डिसिमिलर क्रॉप्स, अलग अलग साइमल्टेनियसली एक साथ लगाना है,
ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड हैविंग वेस्ट क्रॉप डिस्ट्रिक्ट रो अरेंजमेंट, है ना, मतलब एक आपको डेफिनेट रो अरेंजमेंट, एक्चुअली यहाँ पर डेफिनेट आएगा ना, डेफिनेट रो अरेंजमेंट है। दो या दो से असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ की जाए तथा उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में लगा ना, मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई गई तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो सब इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अगर हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, ग्रो करते हैं, और उनके बीच में है ना क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे हमने क्या लगाया, हमने वीट एंड क्या लगाया, मस्टर्ड लगाया, 9:1 रेशो होता है कि नहीं। हमने क्या लगाया कि भाई गेहूँ लगाया, साथ में मस्टर्ड लगाया, गेहूँ प्लस मस्टर्ड कितना, तो आंसर है 9:1 रेशो लगाया कि नहीं, बिल्कुल लगाया 9:1 रेशो। तो इस 9:1 रेशो जो एक डेफिनेट रो अरेंजमेंट हो गया। ऐसे डेफिनेट रो अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। इसे क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग, अंतःसंसन कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम किसी प्रकार का, हम देखो यहाँ पर विदाउट रो अरेंजमेंट होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स विदाउट रो अरेंजमेंट। यहाँ पर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, 2 या 2 से अधिक, ग्रो 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स, ग्रो 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स विदाउट एनी रो अरेंजमेंट। हम कोई भी रो अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं रखते हैं, ओके, कोई भी रो अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं रहता है, इसे बोलता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग रो अरेंजमेंट होता है। अगर हम बात करें सिक्वेंशनल क्रॉपिंग, तो क्या होता है, एक के बाद, जब पहली हमने फसल क्रॉप ग्रो कर दी, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, अगली फसल, सिक्वेंशनली होता है, मतलब सीक्वेंस बाय स्टेप। फर्स्ट क्रॉप आपने लगाई, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, फिर सेकंड क्रॉप, फिर इसके बाद थर्ड, एक सीक्वेंस में काम करना है, इसको हम सीक्वेंशनल क्रॉपिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इंटरक्रॉपिंग हुआ। हाँ, इंटरक्रॉपिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे पैरेलल क्रॉपिंग है, कंपेनियन क्रॉपिंग है, ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हमको पढ़ना रहती है। अगला है द मैन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग से है ना बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव, द मेन एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जैविक खेती का मेन एम क्या है, तो आंसर है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का निर्भरता कम करना है, फसलों की उत्पादन लागत में कमी करना है, ठीक है, फसलों की उत्पादक में वृद्धि करना है, और फसल उत्पाद के गुणों में सुधार करना है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है, टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस, क्या करना है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या है, बहुत ही सरल, इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो हम ऑर्गेनिक भाई फार्मिंग कब अपनाते हैं, जो हम अभी देख रहे हैं कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ को कम करने के लिए भारत सरकार ने भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करा, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, यस और नो। इसके बाद आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग चलती है ना, जिसको MC आपने स्कीम पढ़ी होगी, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग चलती है, वैल्यू एडिशन नाम से जो। इसके बाद देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसके इंपॉर्टेंट 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा है ना तो आप लगाएंगे सिक्किम, क्या लगाएंगे आप, सिक्किम। अगर आपसे पूछा है नेशनल सेंटर, अगर आपसे सेंटर पूछा है ना, नेशनल सेंटर फॉर, है ना, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, अगर ये पूछा ना आपसे ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, अगर आपसे ये पूछा है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, तो इसका आंसर आप बताओगे गाजियाबाद, इसका आंसर बताओगे आप गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर सेंटर पूछा तो गाजियाबाद है, रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा तो सिक्किम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इंडिया की जो ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग में रैंक है वो 9th रैंक है, इंडिया की जो रैंक कितनी है, 9th रैंक है। और इंडिया में कौन सा स्टेट आ गया, मध्य प्रदेश का, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एरिया इंडिया के अंदर लगभग 10.17 मिलियन हेक्टेयर है, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 10.17 मिलियन हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन, द रेशो बिटवीन ग्रोस एंड नेट, ठीक है ना, ग्रोस एंड नेट क्रॉप्ड एरिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रोस एंड नेट क्रॉप्ड एरिया जो है आपको बताना, इसे क्या बोलते हैं। तो देखो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया, अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं।
चलिए अगला पॉइंट ये है कि सॉइल मॉइस्चर, अगला क्वेश्चन, सॉइल मॉइस्चर कैन बी डिटरमिन्ड मेजर्ड बाय, कि हम मिट्टी के अंदर सॉइल मॉइस्चर का डिटर्मिनेशन किससे करते हैं, ये भी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप ये सारे मेथड एक बार पढ़ के जाना। जैसे यहाँ पर हमने कुछ 4 ऑप्शन लिए हैं, क्या टेंसोमीटर से, बिल्कुल, क्या न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, प्रेशर प्लेट ऑपरेटर, ऑल ऑफ दीज। आपको है ना इस क्वेश्चन को और अच्छे से वेल प्रिपेयर करना है। आपसे एग्जाम में और क्या पूछ सकते हैं, इसके अलावा भी है ना, एक होता है ओवन ड्राई मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है, ठीक है, एक जिप्सम ब्लॉक होता है। ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, सॉइल मॉइस्चर को कैलकुलेट करने के अलग अलग विधियाँ होती हैं। उन विधियों में सभी का आपको क्या याद करना है, तो उनका जो है कौन सी, जैसे टेंसोमीटर है कितने पर काम करता है, 0 से लेकर 0.85 बार तक काम करता है कि नहीं। प्रेशर प्लेट है जो 1/3 से लेकर 15 ATM तक काम करता है। इस तरह से आपको याद करना है कि कौन सा जो मीटर है कहाँ तक काम करता है, कितने जो वाटर पोटेंशियल तक वर्क करता है, कितना मेजर करता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा ना, सभी से हम कैलकुलेट करते हैं। अगला इंफ्रारेड थर्मामीटर इज यूज टू मेजर, है ना। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है इससे हम क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉइल टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम सॉइल थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। एयर टेम्परेचर करने के लिए अलग अलग आता है, एयर के लिए आता है ना, एक ड्राई आता है, एक वेट वाला थर्मामीटर भी आता है। इसके बाद देखो वाटर टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्रॉप कैनोपी, ठीक है। याद रखना कि जो है ना प्लांट का टेम्परेचर, जैसे कोरोना काल के बाद देख रहे हैं ना आप, डॉक्टर जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं इस प्रकार का ही आता है सेम। ऐसा आप देखते हो जब किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाओगे तो कोरोना काल के बाद डॉक्टर दूसरी टेम्परेचर चेक कर, इस प्रकार से आता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। और इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, याद रखना किस में, इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग करते हैं क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करने में। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अपने को क्या मैच करना है कि भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा है, क्या यूरिया है या फिर आइसो ब्यूटिलिडाइन यूरिया है, ठीक है, या अमोनियम सल्फेट है, एजोला है। देखो यूरिया जो है याद रखना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट इनमें से इनऑर्गेनिक है। बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, ये हमारा कौन सा, एजोला है। और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कौन सा, आइसोब्यूटिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला है जैसे है ना यूरिया गोल्ड एक नया फर्टिलाइजर आया है, याद रखना यूरिया गोल्ड जो है एक नया फर्टिलाइजर है, वो भारत सरकार का, याद रखें। अभी कल ये एग्जाम में हरियाणा का जो एसडीओ एग्जाम उसमें पूछा था। द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, किसको, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए हम किस स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल का यूज करते हैं, किसको, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम किस स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल का यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का, जिब्रेलिन का, इथाइलिन का, क्यूमेरिन का। देखो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। अगर कभी आपसे हार्मोन पूछते हैं ना डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन कौन सा, तो जिब्रेलिन ना, जिब्रेलिन ये डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन, याद रखना है ना, डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला ये हार्मोन है, ठीक है। अगर ये पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल पोटेशियम नाइट्रेट, आपको बताना KNO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, KNO3 जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट है, ये डोरमेंसी को तोड़ने वाला एक इम्पोर्टेंट केमिकल है। क्लियर। एक थाईयूरिया आपको मिलेगा ना, इसके अलावा एक याद रखें थाईयूरिया ना, पोटैटो में हम यूज करते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, पोटैटो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है KNO3। अगला है व्हेन देखो होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू पेयर इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस, द फिनोमेना इज नोन एज। जैसे आप देखोगे कि मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं ना। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट होती है। यस, इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो जाइगोटीन स्टेज होती है ना, जाइगोटीन, इस जाइगोटीन स्टेज के अंदर आप देखोगे तो क्या होता है, पेयर बनाते हैं, होमोलोगस क्या बनाते हैं, पेयर। उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, सिनेप्सिस। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम, सिनेप्सिस कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भैया सिनेप्सिस ना बन पाना, ठीक है। व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू पेयर इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस, द फिनोमेना इज नोन एज, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम प्रॉपर से पेयर नहीं बना पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम, याद रखना, ए सिनेप्सिस, है ना। क्या बोलते हैं उसको हम, ए सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर सिनेप्सिस नहीं होता तो उसे हम ए सिनेप्सिस कहते हैं। देखो एक होता है, देखो जब होमोलोगस अपोजिट पोल पर जाते हैं ना, होमोलोगस अपोजिट पोल पर जाते हैं एनाफेज फर्स्ट में,
होमोलोगस क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पर जाते हैं, कब जाते हैं? एनाफेज फर्स्ट में। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जीन, या हरियाणा के एसडीओ में पूछा था यही कि एलील कब अलग होती है? एनाफेज फर्स्ट में, है ना। एलील से जो होती हैं या जीन अलग कब होती हैं? तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है ना, ये अपोजिट पोल पर कब जाता है? एनाफेज फर्स्ट में। तो जीन और जो है या फैक्टर जो है एलील अपोजिट कब होती है? एनाफेज फर्स्ट में होती है। अगर जो प्रॉपर अलग होके अपोजिट पोल पर जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्जंक्शन। अगर कभी कभी अपोजिट पोल पर ना जाएं, अपोजिट पोल पर प्रॉपर ना जा पाएँ, उस प्रोसेस को कहते हैं हम नॉन डिस्जंक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉन डिस्जंक्शन। अगर अपोजिट पोल पर प्रॉपरली नहीं जाते हैं तो क्या होता है? नॉन डिस्जंक्शन। तो हमको फिर जो है ना अलग अलग गैमेट बन सकते हैं, जैसे n-1 n गैमेट बनेगा तो ये दोनों जुड़ के 2n-1। तो जो मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी हमको जो कंडीशन मिलती है, इसका रीज़न ही क्या होता है? इसका रीज़न याद रखना, ये होता है नॉन डिस्जंक्शन। अगला है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव। बताइए सबसे आम परिरक्षक पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है, याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2H2O7। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जनरली ये कलरलेस है, यहाँ पे याद रखेंगे कलरलेस, ठीक है। क्या याद रखना है कि जनरली ये कलरलेस जो होता है फ्रूट जूस, ठीक है, कलरलेस फ्रूट जूस को क्या करने के लिए? प्रिजर्व करने के लिए। कलरलेस फ्रूट जूस जो है, फ्रूट जूस को कलर्ड का ना, कलर्ड आएगा यहाँ पर, कलर्ड फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए हम करते हैं। ओके, कलरलेस ही आएगा, है ना। बेंजोइक एसिड कलर्ड होता है, कलरलेस, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। कलरलेस फ्रूट जूस, ओके, कलरलेस फ्रूट जूस सही है। जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है ना, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड जो होता है, तो बेंजोइक एसिड जो होता है ये हमारा क्या होता है? कलर्ड को, ये होता है हमारा कलर्ड के लिए, कलर्ड फ्रूट जूस के लिए। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। एग्जाम में इनकी कंसंट्रेशन भी पूछते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन 100 है ना, याद रखना कितना होता है? 100 ppm से लेकर ये होता है 600 ppm। और जो हमारा, ठीक है ना, ये जो होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इसका होता है 100 से लेकर 700 ppm, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, 100 से लेकर 700 ppm होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड इज गिवन। देखो थर्ड जनरेशन जो पेस्टिसाइड है, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड हम किसको देते हैं? थर्ड जनरेशन जो पेस्टिसाइड होता है, याद रखना वो टर्म जो है किसके लिए यूज करते हैं? द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड जो है किसके लिए यूज किया जाता है? ओके, द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड गिवन। देखो जुवेनाइल हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन, ब्रेन हार्मोन या एंटी जुवेनाइल हार्मोन। तो जो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड है, ये टर्म जनरली हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो आंसर है जुवेनाइल हार्मोन के लिए, ठीक है ना। जुवेनाइल हार्मोन को क्या बोलते हैं हम? थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो टर्म दी थी ना, याद रखना, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड, ठीक है, ये जो टर्म की दी थी किसने दी थी? ये दी थी प्रोफेसर विलियम ने, ठीक है, 1967 के अंदर प्रोफेसर विलियम ने। और जो एंटी जुवेनाइल हार्मोन होता है उसको फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड कहते हैं, याद रखना, उसको हम फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड कहते हैं, इसको हम फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड कहते हैं। किसको? एंटी जुवेनाइल हार्मोन को फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड कहते हैं, याद रखेंगे आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो जुवेनाइल हार्मोन इंसेक्ट कहाँ से निकलता है? तो कॉर्पोरा एलाटा, कहाँ से? कॉर्पोरा एलाटा से निकलता है। ओके, कहाँ से? कॉर्पोरा एलाटा से निकलता है। और ये जो है ना, ये एक प्लांट से प्राप्त होता है जिसका नाम है, ये मतलब एंटी जुवेनाइल हार्मोन परकोसिन, ठीक है ना, याद रखना, परकोसिन एक एंटी जुवेनाइल हार्मोन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक प्लांट होता है अग्रेटम करके, उस प्लांट से प्राप्त होता है हमको एक। अगला है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग सोइल इज नोन एज, मतलब बिना मृदा के, मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों को लगाने की विधि क्या कहलाती है? मिट्टी के उपयोग के बिना पौधे लगाने की विधि क्या कहलाती है? तो है ना, क्या होता है, देखो मिट्टी के बिना उपयोग के पौधे लगाने की विधि क्या कहते हैं हम? उसको हाइड्रोसीडलिंग, इनविट्रो कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स या हाइपरट्रोपी, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। देखो इसकी जो फादर है ना, याद रखना, इसके जो फादर होते हैं ना, इसके फादर हैं एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, विलियम एफ गैरिक करके, ठीक है, विलियम एफ गैरिक। ये 1946 में ही चालू हो गया था,
मतलब भारत में 1946 में स्टार्ट हुआ है, भारत में कलकत्ता में पहली बार, पश्चिम बंगाल में, है ना, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में पहली बार, है ना, डगलस नाम के एक व्यक्ति था, उसने पहली बार इंडिया में स्टार्ट किया है। हाँ, अमेरिकन जो फादर, याद रखना, फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स कौन है, विलियम गैरिक है। हाइड्रोपोनिक्स ग्रीक वर्ड है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक वर्ड होता है, याद रखना, क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज द संक कोस्ट, किसे हम संक कोस्ट कहते हैं, ठीक है, इनमें से किस कोस्ट को, फिक्स्ड कोस्ट को, वेरिएबल कोस्ट को, अपॉर्चुनिटी कोस्ट को, नन ऑफ दिस, किस कोस्ट को हम क्या कहते हैं, याद रखना, संक कोस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, अपॉर्चुनिटी। तो जो फिक्स्ड कोस्ट होती है उसे हम संक कोस्ट का मतलब होता है डूबी हुई लागत, ठीक है ना, इसको डूबी हुई लागत। देखो फिक्स्ड कोस्ट क्या होती है, जैसे हमने एक परमानेंट लेबर हायर कर लिया, ठीक है, अगर हमारी ऐसे आप देख रहे होंगे बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हुई, हमने खेती की, हमने लेबर रख ली थी साल भर के लिए, हम खेती कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो गई, तो हमारा जो लागत थी, जो परमानेंट लेबर पे हमने खर्च की थी, ठीक है, हमने लैंड का टैक्स दिया था, वो सब खराब डूब गई है, उसका कुछ निकलेगा कि भाई आपकी ईल्ड जो है जीरो निकल रही है। ईल्ड जब जीरो निकलती है तो जो पैसा हम फिक्स्ड कॉस्ट पर लगाते हैं ना, वो डूब जाता है, उसे कहते हैं संक कॉस्ट। जैसे हमने लेबर रख लिया साल भर के लिए, और वो बैठा है, कोई काम नहीं, कोई बारिश नहीं हो रही, क्या काम करे भाई, इस समय उसको जैसे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना था, जो भी उसको काम करवाना था, लेकिन काम करवाए तो क्यों, बारिश नहीं हो रही है, तो अब उसको तो पैसा दे दिया आपने, या फिर लैंड का टैक्स का जो पैसा दे दिया आपने, तो ये जो पैसा है ये बेकार चला गया, ये आपका डूब जाएगा, इसे क्या कहते हैं हम, तो फिक्स्ड कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं हम, संक कॉस्ट कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है ओवरहेड कॉस्ट। क्या नाम होता है, याद रखना, ओवरहेड कॉस्ट, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है। चलिए अगला है सिनोसेटिक माइसीलियम इज फाउंड इन। सिनोसेटिक माइसीलियम जनरली आपको किस में मिलता है, देखो सिनोसेटिक माइसीलियम का मतलब एसेप्टेड, है ना, ऐसा विदाउट सेप्टा वाला माइसीलियम। सिनोसेटिक माइसीलियम एक प्रकार से एसेप्टेड माइसीलियम को कहते हैं। एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जिसमें कोई भी इस प्रकार से सेप्टा ना हो, है ना, ये सेप्टेड होता है, इसको हम सेप्टेड कहते हैं ना, ये जो माइसीलियम है ऐसा सेप्टेड, इसको हम सेप्टेड कहते हैं। तो ये सेप्टेड माइसीलियम होता है, ये जनरली हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का ये है ना, याद रखना, मैस्टोकोमाइटिना उसी के अंदर आता है, तो फाइकोमाइसिटीज भी आ सकता है यहाँ पर, याद रखेंगे आप, फाइकोमाइसिटीज भी आ सकता है, या फिर मैस्टोमाइकोसिटीज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हैप्लोइड्स हैविंग, देखो हैप्लोइड मतलब क्या, जनरली हम एन को हैप्लोइड कहते हैं, है ना, जैसे 2n है कोई 2n, तो ऐसे n जो होता है ना, ये हैप्लोइड होता है, n क्या होता है, हैप्लोइड, ठीक है, n हैप्लोइड होता है। और x हमेशा याद रखना बेसिक नंबर होता है, x जो होता है ये बेसिक नंबर होता है ना, x जो होता है बेसिक नंबर होता है, n हैप्लोइड होता है। तो n देखो, ये जो 2n है ये हमारा सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है ना, 2n हमारा सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है, 2n हमारा क्या होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, बिल्कुल। और जो n होता है इसका जस्ट आधा, मान के चलते हैं 2n बराबर 20 है, 2n बराबर 20 है, तो इसमें n कितना होगा 10, तो 10 कितना होंगे गैमेट में, तो जो गैमेट होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है जस्ट सोमेटिक सेल का आधा होता है, ठीक है ना, सोमेटिक सेल का आधा होगा, तो मान n बराबर यहाँ पर मान के चलते कितना होगा 10, तो ये किस में होगा, गैमेट में। भाई जो मेल फीमेल गैमेट बनेंगे कि नहीं, जैसे पोलन ग्रेन एग सेल बनेगी, तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या 10 होगी, तो इसे बोलते हैं गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। हैप्लोइड को क्या बोलते हैं हम, हैप्लोइड को कहते हैं गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना, हैप्लोइड को गैमेट। जैसे अपन गेहूं की बात करें, 2n बराबर 42, 2n बराबर कितना 42, तो n बराबर है 21, लेकिन x बराबर 7 आता है। x एक्चुअली क्या होता है, बेसिक x जो होता है बेसिक नंबर, ये डिप्लॉइड स्पीसीज का गैमेटिक नंबर होता है। जो ओरिजिनल ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज होती है उसके गैमेटिक नंबर को हम क्या कहते हैं, तो गेहूं जो, और ये तो हेक्साप्लॉइड है, ओरिजिनल गेहूं तो ये होता है 14, हाँ है ना, ट्रू डिप्लॉइड गेहूं तो यही होता है, ऐसे टिक्टिकम मोनोकोकम। तो डिप्लोकोइड का जो n होता है वही x होता है, तो 2n बराबर 14, तो n बराबर 7, x बराबर 7, तो डिप्लॉइड का n होता है वही x होता है। हम टेट्राप्लॉइड हेक्साप्लॉइड के लिए x नहीं निकालते, x हमेशा निकाला जाता है डिप्लॉइड के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है, क्या है, द कोस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट इज कॉल्ड। ऐसी कोस्ट जो है ना किसके साथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है आउटपुट के साथ। मतलब जैसे आपने भाई सीड लगाया, सीड खरीदा अच्छी क्वालिटी का,
कि यार सोयाबीन लगाना है, अपने को अच्छी क्वालिटी का सीड खरीदते हैं, ठीक है, आपने सीड महंगा खरीद लिया, फिर आपने एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, ठीक है, फिर आप और अच्छी उपज चाहिए, आपने दूसरा किया, तीसरा, मतलब अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन अगर आपका ज़्यादा निकलता है, उसके लिए आपको इनपुट पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगी, अच्छा फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगी, ठीक है ना, आपको वीडिंग ऑपरेशन बार बार कराना पड़ेगी ताकि वीड ना हो, उसको मारने के लिए हम हर्बिसाइड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम इंसेक्टिसाइड का बार बार स्प्रे कर रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन अगर बढ़ता है, हमारा उत्पादन अगर बढ़ता है, तो हमको इनपुट पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगी। जब हम इनपुट पर ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमारा जो ये है ना लागत बढ़ेगी। उसी को याद रखना, तो प्रोडक्शन के साथ जो इनपुट पर खर्च किया गया जो पैसा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल, देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर आप खेती नहीं कर तो कोई बात नहीं, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है, आप ऐसा ही एक बार इंसेक्टिसाइड डाल दिया, एक बार आपने है ना हर्बिसाइड डाल दिया, फिर बैठे हैं आराम से, तो आपका यील्ड भी कम निकलेगी। अगर आप अच्छी खेती करोगे तो आपको पैसा भी अच्छा लगाना पड़ेगी, तो मतलब प्रोडक्शन के बढ़ेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी कॉस्ट जो है ना प्रोडक्शन के साथ घटती बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे है ना, इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, प्राइम या स्पेशल या डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम स्पेशल या इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। चलिए, आई होप आपको सारे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार आप अभ्यास एग्री अकेडमी से जुड़े रहें, जहाँ पे आपको डेली जो एग्रीकल्चर की एमक्यू सीरीज मिलेगी, ठीक है। डेली, कल हमने लाइव ली थी, आज डेली, तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारी क्लासेस चलती हैं लाइव, तो इसलिए लाइव मतलब जो पेड कोर्सेस में, तो इसलिए यूट्यूब पे लाइव प्रॉपर हो नहीं पाता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो मेरा यही मोटो है आपके लिए, आज टीचर्स डे है तो मेरी तरफ से यही कि आप बच्चों को एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट जो है, जितनी मैं एमसीक्यू सीरीज कराता हूँ आपको क्वालिटी वाइज कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप एनएससी का हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम कोर्स ले सकते हैं, 499 के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी मिल जाएगी आपको। हाँ, अगर CWC का कोर्स लेना है आपको तो ये आपको कितने में मिलेगा, 499 के अंदर। अब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में आने वाली जो वैकेंसीज हैं ADA के लिए टेस्ट सीरीज या कोर्स दोनों अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और आप कोर्स भी ले सकते हैं। तो कोर्स आपको 3000 में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको 500 रुपये की है। तो टेस्ट सीरीज शेड्यूल वाइज है, तो इसका शेड्यूल डाला हुआ है, ये 500 रुपये की 499 में, तो ये आपको शेड्यूल वाइज अवेलेबल है। जुड़े रहिए अभ्यास एग्री अकेडमी। अगर आप अभ्यास एग्री अकेडमी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप इस जो है ना, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर अपने चैनल पर आप देखोगे कम से कम 100 से 150 ज़्यादा MCQ सीरीज़ की वीडियो अवेलेबल है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ एक बार उनको पढ़ते चले आओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करा रखे हैं, 100 से 150 ज़्यादा एग्रीकल्चर की MCQ सीरीज़ आपको मिल जाएगी। तो सारे आप है ना देख के चले जाएँ तो इसको आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई भी अगर टेस्ट सीरीज नहीं ले तो कुछ मत करो, आप ये सारी MCQ सीरीज़ को देख लो लाइन से, आपका काम हो जाएगा 100%। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।